घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की है जरूरत। सभी दलों से की राजनीतिक फायदा नहीं उठाने की अपील। लेकिन बड़ा सवाल सांप्रदायिकता के खिलाफ राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक जैसे आयोजनों की कितनी है सार्थकता। वित्त मंत्री ने मोदी पर लगाया तथ्यों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप। यशवंत सिन्हा ने कहा, चिदंबरम कर रहे हैं तथ्यों के साथ आतंकवाद। सबसे पहले बात करते हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के आयोजक जो किए जाते हैं, इसकी सार्थकता कितनी है, कितने सार्थक होते हैं, खास करके सांप्रदायिकता से लड़ने में, उसके खिलाफ मुहिम तेज करने में। क्या वाकई सार्थक होते हैं इस तरह की बैठक? अगर है तो कितने सार्थक है? हमारे साथ आलोक शर्मा साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीत चोपड़ा साहब है, सीपीएम के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी आपसे जानना चाहते हैं, आज प्रधानमंत्री ने कई बातें कही और उसमें से जो महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बात जो कही उन्होंने कि देश में सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ते जा रही है। और उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल सांप्रदायिक हिंसा का राजनीतिक फायदा उठाने से बचे, उनका इससे बचना चाहिए। उन्होंने अपील भी की, राज्यों से कहा कि दंगा करने और दंगा भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करें। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जी। और आप देखें, अगर आसाम के दंगे से लेके और उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर दंगे तक आपको कार्रवाई ईमानदारी से नजर आती है क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, जहां तक दंगे या इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, वो सबसे पहले तो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को उससे निपटना होता है। और दंगा दंगा है, चाहे वो आसाम में रहा हो, उत्तर प्रदेश में रहा हो, गुजरात में रहा हो, कहीं पर भी रहा हो। कांग्रेस दंगे को केवल दंगे के रूप में देखती है, सांप्रदायिक हिंसा को एक सांप्रदायिक हिंसा के रूप में देखती है। उसमें हिंदू मरा हो, उसमें मुसलमान मरा हो, उसमें सिख मरा हो, वो सब हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है आलोक जी। नहीं, मैं समझता हूं बहुत अच्छे सब कांग्रेस की तरफ से सवाल है कि जो बात आज प्रधानमंत्री जी देश के सामने रख रहे थे, आपको लग रहा है कि उस लोग उससे संतुष्ट होंगे? लोगों को भरोसा होगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं उस पर अमल होगा? नहीं, देखिए, उसका तो आसाम में अमल हुआ, उसका उत्तर प्रदेश में अमल हुआ क्या? मैं समझता हूं कि अमल होना चाहिए, राज्यों को भी भरोसा करना चाहिए, प्रधानमंत्री हैं देश के वो, और जनता को भी भरोसा करना चाहिए, और राज्यों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी भी चाहिए। भरोसा करना चाहिए लोगों को। मेरा ख्याल है कि भरोसा होगा लोगों को। मनमोहन सिंह जी की सरकार बड़ी तेजी से भरोसा जनता का खो चुकी है, क्योंकि उन्होंने, जैसे जयललिता ने आज कहा मीटिंग में, उन्होंने जो इनइक्वालिटीज है हमारे समाज की इतनी बढ़ा दी हैं विकास के नाम पर, जहां पर कि अधिकतर जनता मार्जिनलाइज हो गई है। उसमें एक्सक्लूजन, गरीबी और हेल्पलेसनेस लोगों का एक आलम हो गया है, और उसमें क्राइम और करप्शन फ्लरिश कर रहे हैं। इन हालात में कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा एक पर्दा बन जाती है अपराध और करप्शन के लिए। और हम लोगों को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने इनइक्वालिटी की बात की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ने ये इनइक्वालिटीज पैदा की। वो एक जो बात इतने भरोसे से वो कह रहे हैं, अभी दंगे वहां पे हुए और दंगे के बाद उन्होंने कहा कि इस पे राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए, इस पे कड़ाई से इसको निपटना चाहिए। पुष्पेंद्र, जो संदेश प्रधानमंत्री देश को देना चाहते थे, क्या वही संदेश गया है? जो कठोरता की बात, निपटने की बात कर रहे हैं, बढ़ने पर चिंता जताई है और राजनीतिक दलों से कहा है कि आप इसका राजनीतिक फायदा ना उठाएं। देखिए, मैं दिलीप भाई, सुमित जी ने जो बात कही है, मैं उसे थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं कि हमारे देश में ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं कहूं कि ये कुछ जो पद हैं वो इतने नीचे स्तर तक गिर चुके हैं कि एक गरीब से गरीब और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ये समझता है कि ये प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, ये झूठ बोल रहा है।
अब प्रधानमंत्री की क्या क्रेडिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री ने आज जो चिंता जताई है उनमें सच में उनको चिंता है? और क्या ये दंगा अभी पहला हुआ है? कुछ दिन पहले किश्तवाड़ में दंगा हुआ था, फिर आसाम में दंगा हुआ था। तो ये जब दंगे होते हैं तो उस पर ये मातमी आंसू गिराना और उसके बाद ये कहना कि हमें इससे लड़ने की जरूरत है, तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में पिछले 67 साल में एक दंगा हुआ है और प्रधानमंत्री चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि हमें इससे लड़ने की जरूरत है। इसकी लड़ने की जरूरत कब से नहीं थी? सन 47 से लेकर आज तक हम यही सुन रहे हैं और 3000 से ऊपर दंगे हो गए। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एक ही सांस में यह भी कहा कि इसमें राजनीतिक दलों को फायदा उठाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जो सरकार इस समय खुद मौजूद है वो खुद इन दंगों का माजी में फायदा उठाती रही हो, दंगे करवाती रही हो, इनके मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बड़े बड़े कमीशंस बने हो, उन कमीशंस पे सरकारें बैठी हो, छोड़ दीजिए बीजेपी को और आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद को। जो दंगे 1993 में हुए, मुंबई में हुए, उसकी श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए किसने रोका है? कौन लोग उसमें शामिल हैं? तो आप दंगों के ऊपर प्रधानमंत्री जिस सोची समझी रणनीति से साजिश के तहत सियासत कर रहे हैं, ये उनकी पूरी जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा है, बल्कि जो गरीब लोगों ने सुना कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, वो अब ये भी सुन रहा है कि ये प्रधानमंत्री देश का जो है, हर जब कोई ज्वलंत मामला होता है उस पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई, हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। ये शब्द जो है अपने मीनिंग खो चुके हैं। प्रधानमंत्री की बात पे देश क्या उनकी अपनी पार्टी यकीन नहीं कर रही है। उनको पता नहीं, उनका गृह मंत्री एक दिन कहता है हिंदू आतंकवाद, 3 दिन बाद कहता है नहीं नहीं ये गलती से मैंने कह दिया था। ये पूरे कंफ्यूज नहीं है, बल्कि कैलकुलेटिव अंदाज में कांग्रेस पार्टी इन दंगों पे सियासत कर रही है। कंफ्यूज नहीं है, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आलोक जी नहीं, मैं 2-3 मुद्दे भी सामने आए। एक पहला आया इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का, कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं अपने बड़े भाई को बता देना चाहता हूं, जब भी किसी समाज के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को किसी ना किसी रूप में कम करता है। दूसरी चीज, जब भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम होंगी, समाज विकास करेगा, आर्थिक विकास होगा, तो दंगों का स्थान कम रहेगा। दूसरी बात पत्रकार महोदय साहब ने कही कि मातमी आंसू बहाने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा, अब आलोक जी आप कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा मुंबई में जो दंगे हुए श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पे, आज तक आखिर क्या हुआ, क्यों लोग भरोसा करें? जब आप ये कहते हैं कि कठोर कार्रवाई करेंगे, अभी आप उनका नाम उजागर नहीं करते हैं जी, जो कमीशन की रिपोर्ट में है, तो लोग क्यों यकीन करें कि आप वाकई इन दंगों को, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए आप गंभीर हैं? लोग क्यों यकीन करें? नहीं, हम हमेशा गंभीर रहे हैं। नहीं, गंभीर आलोक जी, ये जो सारे शब्द हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपकी मजबूरियां हैं, आपको एक फ्रेम में वही रटा रटाया जवाब देना है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि 1993 में महाराष्ट्र के अंदर श्री सुधाकर नायक मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, दंगे हुए, उनको हटाया गया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बदला, फिर दंगों की रिपोर्ट बनी, श्री कृष्ण आयोग बना, आपकी धर्मनिरपेक्ष सरकार ने बनवाई और उसमें आपके मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम है। पिछले 30 साल, 20-25 साल से वो रिपोर्ट ऐसी रखी हुई है। क्या बीजेपी ने रोका हुआ है? क्या अमित शाह ने रोका है? क्या मोदी ने रोका है? क्या आरएसएस ने रोका है? आप हर बार आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर के सफेद पोश दंगे कराते हैं, सफेद पोश दंगों को बचाते हैं और उसके बाद कहते हैं हम बहुत चिंतित हैं। ये कोई चिंता नहीं है। 93 के बाद कांग्रेस के अलावा कोई सरकार नहीं आई? नहीं, मैं कह रहा हूं आप तो अपना केवल कांग्रेस आलोक आप सेकुलरिज्म का झंडा उठाए हुए हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि दूसरी सरकार आई? जब आपके हाथ में था तो हमने किया नहीं, दूसरी आई तो हमने कहा देखिए साहब वो तो कम नल है। क्या अजीब आपका दोहरापन है इस मामले में? नहीं, बिल्कुल दोहरापन नहीं है। अगर उसके अंदर 10 साल से उनको अगर ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने कुछ गड़बड़ की है, किसी को नहीं लग रहा था। भाजपा और शिवसेना के लोग बैठे हुए, उसने रोका था उनको। क्या केंद्र में सरकार नहीं रही उनके बीच में? 93 के बाद राज्य में सरकार नहीं रही उनकी? देखिए आलोक जी, मैं वही कह रहा हूं कि आप बात को डाइल्यूट कर रहे हैं। मैं बात को डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं, आप पूरे मुद्दे को केवल एक एपिसोड पर ले जाकर एक एपिसोड नहीं है, ऐसा एपिसोड कांग्रेस ने हमेशा बराबर में बैठे हैं। आपने अभी खुद कहा कि हमने अपने मुख्यमंत्री को हटाया। अगर किसी मुख्यमंत्री का कहीं पर कोई ऐसा क्या फर्क पड़ा? क्या भाजपा ने मोदी को हटाने के लिए कदम उठाया? आप ये कंपैरेटिव और आरोप पे आरोप लगा करके अपनी बात को देखिए सर, आलोक जी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई
करेंगे? किस पे करेंगे? कहां गंभीरता करेंगे? से हम इससे लड़ रहे हैं, ये गंभीर मसला है जी। इससे आप चिंतित भी हैं नहीं। लेकिन 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री और ये ने कहा राज्य सरकारों को इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री ने कहां गलत कहा है? स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर तो कहा नहीं है। जब स्टेट का सब्जेक्ट है तो ये भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर आप काहे के लिए करके देश की संपत्ति जीतना चाहते हैं कि आप कड़ी कार्रवाई के हक में? आप कहते हैं मेरे हाथ में है ही नहीं, तो राज्यों का मामला है। आप ऐसा नहीं चाहते हो। अगर मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो प्रधानमंत्री स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। पहले वहां पर स्टेट हरियाली आंसू नहीं, सिर्फ कार्रवाई की बात नहीं जी। आपने कहा ना कि अगर मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैंने नहीं कहा इंटरफेयर नहीं कर सकते, मैंने कहा पहले वहां पर स्टेट गवर्नमेंट हुआ मशीन भी बैठी हुई है। इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। 24 घंटे के अंदर राजीव जी ने 24 घंटे के अंदर राजीव को बुलाया गया और राजीव जी ने देश की पुलिस और आर्मी ने खड़े होकर दंगे कराए और आपका प्रधानमंत्री जो कैंडिडेट था उसने देश के दूरदर्शन पे आके कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटी मोटी धरती हिल जाती है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं स्टेटमेंट को किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? एक तरफ राजीव गांधी जी की मदर की डेथ थी और दूसरी तरफ वो जनता के बीच में थे। आलोक जी, आप लोगों ने ये नहीं देखा? आलोक जी, देश में दंगे होते रहे हैं और हो रहे हैं। सांप्रदायिकता जो है वो आज का मुद्दा नहीं है। ब्रिटिशर्स का मुद्दा नहीं है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, वहां से शुरुआत है। आज क्या पॉलिसी है? आज की क्या पॉलिसी है? आज प्रधानमंत्री कहते हैं राजनीतिक दलों से कि आप सांप्रदायिक हिंसा का राजनीतिक फायदा उठाने से बचे। जी, क्या आप खुद बचते हैं? हाँ बिल्कुल बचते हैं। हम कभी राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास नहीं करते। आप बताइए कब हमने राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया? भिंडरा वाले को कौन लेके आया था? पूरी सियासत इन लोगों की आतंकवाद के ऊपर खड़ी हुई है। अब बात कह रहे हैं कि साहब हमने ये किया था, हमने ये किया था। नानावती आयोग क्या हुआ? कृष्णा आयोग क्या हुआ? रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट कहां गई? प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आपको हम पहले उनका बयान दिखाते हैं। सांप्रदायिक घटनाओं का बिना वक्त खोए और निष्पक्ष और सख्त तरीके से मुकाबला करना राज्यों की जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि स्थानीय प्रशासन न सिर्फ तेजी से छोटी घटनाओं को बड़ा रूप लेने से रोके बल्कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलवाए। दंगा करने और भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की पूरी ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो या किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो। सरकार की कार्रवाई कानून के मुताबिक होती नजर आनी चाहिए ताकि सभी धर्मों के नागरिकों में ये भरोसा पैदा हो सके कि वो अन्य नागरिकों के बराबर हैं और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। कई अहम बात, ये बहस आप ये देखें, कई अहम बातें कही आलोक जी। सजा कहां हुई देश में? कहां कहां आपको लगता है कि जहां जहां दंगे हुए? भागलपुर में जी सजा हुई, आसाम में सजा हुई, महाराष्ट्र में सजा, कश्मीर में सजा, कहां सजा? मेरठ, मुरादाबाद, मलियाना, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, कोई एक जगह बता दें जहां कुछ लोग जेल चले गए हो। सीरियस, आप भाषण दे दे, बात कह ले, लेकिन सीरियसनेस नहीं है एक्शन में। उन्होंने कहा स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इस तरह की कोई चीज ट्रिगर होती है तो उसको रोका जाए। आप बताइए उसमें कहां गलत है? दंगा भड़काने वालों के खिलाफ सजा सुनिश्चित करें हम। अभी सजा सुनिश्चित हुई है देश में? अगर एक बार सजा ढंग से सुनिश्चित होती तो शायद आपको मुजफ्फरनगर के जो आखिरी दंगा आपने अभी देखा है जी, आपको लगता है ये आखिरी दंगा रहेगा? जी, सजा जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लगता है वो फेयर कार्रवाई हो रही है? आपके पास आप देश के सामने आते हैं। आज वहां पर न तो कांग्रेस की सरकार है, न कांग्रेस ने वहां पर दंगों को प्रायोजित किया है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का दायित्व बनता है वो किसी भी दल का कोई व्यक्ति रहा हो जो मुजफ्फरनगर के अंदर इन्वॉल्व रहा है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके वो सजा देना है। सुनील जी, आप देखिए पूरे ये एक लगता है एक आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसको कि आपने ढकने का प्रयास किया है। आपने एक औपचारिकता पूरी की, आपने एक राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई, बैठक के बाद आपने भाषण दे लिया। वहां नेता प्रतिपक्ष थे, कुछ मुख्यमंत्री आए, कुछ और बुद्धिजीवी आए, कुछ और नागरिक आए, लेकिन कुल मिला के नतीजा क्या है? उस मेन चीज है कि राष्ट्रीय एकता
ये नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। लेकिन इसमें दो कमियां सामने आई हैं। पहली कमी ओमर अब्दुल्ला ने पॉइंट आउट की थी, वो क्या थी? उन्होंने कहा कि आपने पहले की बात तो कुछ बताई नहीं, आप तो सिर्फ मुजफ्फरनगर को लेके बैठ गए। असलियत यह है कि पहले कहा गया था कि एक एंटी कम्युनल लॉ पास होगा, उस लॉ को आपने पास करने के लिए क्या मेहनत की है, आपने क्या काम किया, बताइए। नहीं बताया गया। दूसरी चीज है, जब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना का सवाल भी तो ऐसा ही है, तो तेलंगाना के सवाल को उठाने नहीं दिया। तो जब आप दंगे की भी डेफिनेशन इतनी सिलेक्टिव बनाएंगे तो कौन आप पे विश्वास करेगा? जो अब जब आपको सियासी रूप से वो फायदा अगर मिले तो आप उसका जिक्र करें, उससे नुकसान हो तो उसको अलग कर दें। मेरा ये कहना है कि इस तरह के दंगों का फायदा उठाने के लिए जब तक राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी हो, जब तक राजनीतिक दल रहेंगे तब तक आप ये समझ लीजिए देश का नुकसान होता रहेगा। संसदीय लोकतंत्र है आपका, उसमें राजनीतिक दल के बिना इस लोकतंत्र की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जहां पार्टीज को, जो राजनीतिक दल है, जहां पे उनको सोच ये आगे बढ़ाना चाहिए, क्या वो कांग्रेस के तरफ से जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, खुद कांग्रेस इस पे अमल करती है? आलोक जी देखिए साहब, दो चीजें अभी हमारे साथी ने उठाई। एंटी कम्युनल बिल की बात उठाई। एक एंटी कम्युनल बिल एक ऐसा दस्तावेज है जो राष्ट्रीय हित में है। हो सकता है उसके अंदर परिवर्तन की कहीं किसी बिंदु पर आवश्यकता हो, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि संविधान की संप्रभुता के लिए, देश की अखंडता के लिए इस तरह के दंगे ना हो, और दंगे ना हो तो उसके लिए कुछ कठोर कानून बने? आलोक जी, एंटी कम्युनल बिल, एक मिनट कंप्लीट कर लूं अपनी बात में। एंटी कम्युनल बिल उसी दिशा में कदम है, लेकिन ये इस तरह का बिल है, इतना इंपॉर्टेंट बिल है कि जब तक इसके अंदर कॉन्सेशनस नहीं बन जाता, सबका एक प्लेन लेवल टेबल फील्ड पर नहीं हम आ जाते हैं, भाजपा और अन्य दलों की सहमति नहीं बन जाती है, जब तक उसको पास कराना बड़ा मुश्किल है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, पिछले 2 सेशन में भाजपा ने किस तरह से संसदीय प्रणाली के ऊपर आघात किया है, संसद को नहीं चलने दिया है उन्होंने इंटेंशनली, वो आपके सामने है। पहले सवाल का जवाब, आप एंटी कम्युनल बिल पास करवा लेते हैं सर, फूड सिक्योरिटी बिल, लैंड एक्विजिशन बिल फूड सिक्योरिटी बिल में सर, फूड सिक्योरिटी बिल पास करवा लेते हैं। सर, उनका जवाब देना चाहूंगा। भाजपा और विरोधी को कहते हैं कि आप एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका आप ये करें, और जब आपको सहूलियत नहीं, आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इस पे हम राजनीति कर सकते हैं, इस पे हम सियासी फायदा ले सकते हैं, तो आप ये ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ने का प्रयास। ठीकरा फोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। हम आज भी एंटी कम्युनल बिल पर चर्चा के लिए और इसकी गंभीरता के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। लेकिन जहां पर भाजपा को लगता है कि फूड सिक्योरिटी बिल का विरोध करने से उनको राजनीतिक नुकसान होगा, उन्होंने साथ दे दिया। एंटी कम्युनल बिल पे राजनीतिक हलकों में अगर उनको नुकसान होगा जनता में, भाजपा ने साथ नहीं दिया, अन्य विरोधी दलों ने भी साथ नहीं दिया। कांग्रेस अपने एजेंडे के ऊपर पूरी तरह से, कांग्रेस का जो एजेंडा है उस पर 2 महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बैठक होती है राष्ट्रीय एकता परिषद की, जो बैठक इस समय हुई, आपने देखा आज बैठक हुई, बैठक में कई मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, नेता प्रतिपक्ष थे, ये क्या औपचारिकता से ज्यादा कुछ आपको लगता है? देखिए दिलीप, आप एक चीज, जहां तक सांप्रदायिक हिंसा से निपटने की बात है, देखिए जो पिछली मीटिंग हुई थी 10 सितंबर 2011 को, उस वक्त आपको याद होगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बड़ी बातचीत चल रही थी और कई जगह कई घटनाएं घट गई थी, नक्सल्स की और माओवाद की। उस वक्त इन चीज़ों को थोड़ा सा जरा सा हवा मिली हुई थी। तो उस वक्त की मीटिंग के अंदर मुझे पूरी तरह से याद है कि यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, केरला, ये लोग आए ही नहीं थे, और इसको ध्यान में रख के ये मीटिंग बुलाई गई और सारा का सारा जो मुलम्मा था वो इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के ऊपर रहा। जो बात अभी सुमित भाई ने कही कि उस मीटिंग के अंदर उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि जो पिछली मीटिंग आपने की थी उसमें आपने क्या फैसले लिए, कहां तक बढ़े, वो फैसले नाफिज हुए या नहीं हुए, या क्या मसला, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। ये जो मीटिंग है ये एक तरीके है, ये तो मैं वही बात कह रहा हूं, मीटिंग का हो सकता है मकसद ठीक हो, लेकिन मीटिंग के अंदर जो एजेंडे तय होते हैं वो बड़े वक्ती होते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि नेशनल इंटीग्रेशन की काउंसिल का सारा कंसंट्रेशन मुजफ्फरनगर के दंगों पे था, कि लग रहा था इससे पहले दंगे नहीं हुए और इसके बाद नहीं होंगे।
लेकिन ये जो मीटिंग है इसमें कौन लोग हैं जिनको कहा गया है कि समाज के दूसरे बड़े बड़े शोबों से वो आए हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कौन लोग हैं, वो अंदर कुछ बोलते हैं बाहर कुछ बोलते हैं, डबल स्पीक टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्रियों की जहां तक भूमिका है वो उसके परमानेंट इन्वाइटीज हैं, वो अपनी बात कहेंगे। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि इस देश के सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए उसने जिस तरीके से भूखे लोगों का पेट भरने के लिए फूड बिल बनाया है, उसी तरीके से ये कम्युनल वायलेंस बिल बनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। क्या इसके अलावा कोई उसके पास कोई और हथियार नहीं है जिससे सांप्रदायिकता की समस्या सॉल्व हो जाए? और सांप्रदायिकता के सिलसिले में जो बिल लाए, क्या कांग्रेस के अंदर इस पे एक मत है? क्या फूड बिल, पेंशन बिल, लैंड बिल, रेहड़ी बिल, ये सारे पास होने के बाद इस बिल को टेबल तक नहीं कांग्रेस ने किया? यह कौन सा कांग्रेस का सेकुलरिज्म है? बीजेपी विरोध करे, टीएमसी विरोध करे, समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस ने इसे लाने की कोशिश की क्या? जी तालुक जी, पत्रकार बंधु ने कहा कि आसाम के केवल मुजफ्फरनगर तक हम आकर केंद्रित हो गए। आज प्रधानमंत्री जी ने आसाम का भी जिक्र किया है, बिहार का जिक्र किया है, बिहार का भी जिक्र किया है, गुजरात का भी जिक्र किया है, हैदराबाद का जिक्र किया है, जिक्र करने सारे जिक्र किए हैं। ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरनगर को लेकर, लेकिन क्योंकि मुजफ्फरनगर रिसेंटली था इसलिए लोगों के ज्यादा जहन में है। दूसरा प्रश्न आया कि भाई क्या कांग्रेस इस मामले में सीरियस है और बाकी जो बिल पास हुए कम्युनल बिल को हम क्यों नहीं रख पाए? कम्युनल बिल के बारे में एक मतता है कांग्रेस में, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर बिल्कुल एक मतता है, कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और एक दल राजनीतिक दल होता है, राष्ट्रीय दल होता है, कहीं अगर कोई मत भी अलग भी होता है तो उसको डिस्कस करके दूर किया जाता है। लेकिन आज कांग्रेस के अंदर एक मत यह जरूर है कि हम एंटी कम्युनल बिल लाना चाहते हैं। अगर उसके अंदर किसी बिंदु के ऊपर हो सकता है कांग्रेस के भी किसी सांसद को फेरबदल की आवश्यकता महसूस हो सकता है कम्युनिस्ट भाई को भी किसी को हो, भाजपा के भी किसी साथी को हो, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अपने एजेंडे पर अटल है कि एंटी कम्युनल बिल आना चाहिए और संविधान की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए यह जरूर आना चाहिए। लेकिन टेबल तो करना चाहिए था ना। मेरा सवाल दूसरा है, मैं उस बात का भी मैंने कहा सुमित साहब, अगर टेबल करने की बात जहां तक है, वो बिल फूड सिक्योरिटी, रेहड़ी वाले, पटरी वाले बिल के समान नहीं है। वो एक बिल ऐतिहासिक बिल है जिसके अंदर सभी की सहमति होनी मुख्य बिंदुओं पर आवश्यक है। अभी तक तो हम फूड बिल को ऐतिहासिक मान रहे थे, हमें लग रहा था ये भी ऐतिहासिक कदम है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप मुझे एक बार बताएं सुनीत साहब, आजादी के वक्त से लेकर अब तक, आजादी जब मिली तो दंगे की शुरुआत हुई, उससे पहले दंगे की शुरुआत हो चुकी थी। आजादी के बाद से अब तक 67 सालों में क्या वाकई देश में किसी भी सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा पे नकेल कसने के लिए, रोकने के लिए गंभीरता ठोस कदम मैं बताता हूं, गंभीरता से प्रयास किया गया है। जब मैं बच्चा था तो हम लोग रावलपिंडी से कलकत्ते आए थे 1946। मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, आजादी की नहीं, आजादी के पीरियड भारत की सरकारें बनी है। 46 में कैलकाटा में सबसे बुरी राइट्स हुई थी और मुझे याद है कि हम हावड़ा स्टेशन से मोयरा स्ट्रीट 24 घंटे हमें लगे थे पहुंचते। और उसके बाद जब ज्योति बसु की सरकार आई तो उन्होंने दंगों पे रोक लगाई, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने आप सड़कों पे आ जाता था दंगा रोकने के लिए। महात्मा गांधी जैसे नोआखाली गए थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है टू स्टॉपिंग राइट्स, ये इन लोगों में नहीं है। दे वेट एंड सी कि हमारा इसमें क्या निकलता है और उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है। और दंगों का सवाल जहां तक है, बंगाल में जब सिखों पे दंगे पूरे हिंदुस्तान में हुए थे, वहां पर भी ज्योति बसु सामने निकल आए थे और सिखों को मारने नहीं दिया था। तो जब तक आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रखेंगे, अपने आप जाके महात्मा गांधी की तरह या ज्योति बसु की तरह ये काम नहीं करेंगे, तो लोग भी मानेंगे कि ये औपचारिकता है। नहीं, मैं आप वो एक राज्य की बात कर रहा हूं। मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पे कभी भी ठोस कदम या प्रयास हुए हैं क्या? प्रयास तो तब हो जबकि दंगों का इस्तेमाल ना हो सके। ये जो आर्थिक नीतियां हैं जी, जो लोगों को असमान बना रही हैं,
ये आर्थिक नीतियां जिम्मेदार है दंगों के लिए या राजनीतिक सियासी नीतियां है वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसमें एक हिस्सा महसूस करता है कि हमें नजरअंदाज कर दिया। नहीं, उसके लिए दंगे नहीं होते। दंगे इस देश में जितने भी हुए हैं वो सियासी फायदे और नुकसान और सियासत है उसके कारण हुए, वो उसके ऊपर है। क्योंकि जब लोग परेशान हो जाते हैं तो उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए क्राइम और करप्शन, ये एक अपराध और भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए सांप्रदायिकता बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पता नहीं लगता कि इसके नीचे क्या है। पुष्पेंद्र, देखिए सुमित जी जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है कुछ हिंदुस्तान में जो दंगे हो रहे हैं जी, लेकिन मैं उसको ये नहीं मानता कि वो क्लास वार की वजह से हो रहे हैं, गरीबी की वजह से हो रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे पहले से ही बहुत सारे दंगे हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि मैं भी इन दंगों को बहुत पास से देख रहा हूं और एक ऐसी जगह से मैं बिलोंग करता हूं जहां इस देश के बारे में उनके हिस्टोरियंस ही लिखते हैं कि अगर उसका आर्थिक प्रभाव होता होगा। नहीं, मैं सिर्फ जो कहना चाह रहा हूं कि देखिए एक चीज बात मैं बार बार सबसे सवाल पूछ रहा हूं, खासतौर से इस मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से, कि अगर हम ये देखें कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें पिछले 50 साल या 60 साल में बढ़ रही हैं या घट रही हैं, या सेकुलर ताकतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, या ये जो सेकुलर ताकतें जो हैं ये दंगों के नाम पर किसी एक क्लास को बचाने, किसी एक मजहब के लोगों को बचाने, किसी दूसरे को कंडोम करने के चक्कर में बढ़ रही हैं। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का एक छोटा सा तबका था इस देश के अंदर, वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बल्कि सेकुलर ताकतों के चेहरों पे जो नकाब है जो उन्होंने डाल रखा है कम्युनल पॉलिटिक्स करने का, वो उतर रहा है। इसलिए तमाम वो लोग जो अब तक कम्युनिज्म में शामिल नहीं थे, जो कभी एक विचारधारा के सपोर्ट में नहीं थे, वो विचारधारा दिन रात बढ़ रही है। ये सेकुलर ताकतों को सोचना होगा कि क्या वो उनके लिए इन लोगों से लड़ना क्या उनका कन्विक्शन है या मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की बात है कि यहां हम लड़ेंगे यहां नहीं लड़ेंगे। आसाम का कम्युनलिज्म इसलिए नहीं होगा कि वहां एक वर्ग को फायदा देना है। मुरादाबाद के दंगों में प्रधानमंत्री जाते हैं, कैसे इस देश का सेकुलर मीडिया यह इमेज बनाता है कि प्रधानमंत्री एक खास वर्ग के लोगों से मिले। इसमें वो तमाम ताकतें जो हाशिए पे खड़ी हैं, वो ताकतें जो किसी संबंध, किसी ग्रुप, किसी दल से शामिल नहीं है, वो भी जब इस सवाल का जवाब पूछने लगते हैं तो इन सेकुलर ताकतों के पास नहीं होता है। हम आपस में बहस कर लें कि किश्तवाड़ में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, यह अच्छा लगता है, लेकिन जो आम आदमी उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। इस दंगे में जिस तरीके से सोशल मीडिया ने इन सेकुलर ताकतों के नकाब उतार दिए हैं, उससे पता चलता है कि किस तरीके से इन दंगों के ऊपर एक नए किस्म का लिबादा डाला जा रहा है। एक कहता है नहीं साहब ये तो मोदी की वजह से हो रहा है, नहीं साहब ये अमित शाह की वजह से हो रहा है। अरे आप किसी समस्या की जड़ पे जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपकी अपनी पोल खुल जाएगी, क्योंकि आप खुद उसमें रंगे हुए हैं, क्योंकि आप कोई बिल नहीं जाना चाहते, कोई आप लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको फायदा पहुंचाते हैं। केवल कह देने से कुछ नहीं होगा और तेज भाषा में कह देने से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। आप धीरी भाषा में क्या, आपका प्रधानमंत्री धीजी भाषा में कह रहा है, देश में कोई सुनने को तैयार नहीं उसकी बात। 2-3 मुद्दे जो आपने उठाए उनका क्रमशः जवाब देना चाहूंगा। अभी सवाल आया, सुमित भाई ने कहा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। गुजरात के दंगे हुए, कौन सी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उसके लिए जिम्मेवार थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मुजफ्फरनगर में अगर दंगे हुए रिसेंटली, कौन सी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वहां पर थी जिसकी वजह से दंगे हुए? मैं जानना चाहता हूं कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने मुजफ्फरनगर के दंगों को भड़काने में प्रयास किया। वो मीडिया आपको रोज सामने लेकर आ रहा है। केवल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को केवल कटघरे में खड़े कर देना ये अपने आप में कहीं भी उचित नहीं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जो एक सोशल मीडिया का मैसेज जाता है उसके अंदर कहां इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कहां किस तरह से प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं, किस तरह से वो उनको हम अब कांग्रेस को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। एक सोशल मीडिया के गलत मैसेज का इस्तेमाल हुआ, वहां के लोकल प्रशासन को, वहां की सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए थे। एक हफ्ते तक मूक बनकर देखते रहे वो, प्रशासन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा उनका। उसमें प्रधानमंत्री कहां पर आ गए? लेकिन आलोक जी एक छोटा सा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को तो आप सिंबल के रूप में इस्तेमाल में कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह मतलब नहीं कि वो खुद जाएं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि गुजरात में दंगे हुए, सबको पता है इस देश के अंदर, एसआईटी बनी, सीबीआई बनी, केस जो है प्रदेश से बाहर चले। आपकी पार्टी जितनी प्रोएक्टिव दिखती थी, जितने एनजीओ वहां प्रोएक्टिव दिखते थे, आज गुजरात के दंगों में आपकी प्रोएक्टिवनेस कहां चली गई है? आप एसआईटी की डिमांड कहां कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर निगरानी की डिमांड कहां कर रहे हैं? कहां है एनजीओ, तमाम सारे लोग? यहां क्यों चुप है आपकी सरकार और सिर्फ यह कह रही है ये राज्य का मामला है? अगर गुजरात के देश के अंदर एक इशू, मुजफ्फरनगर के दंगों को आपने इशू क्यों नहीं बनाया?
कैसे हो सकता है कि इसी दरमियान में आपको मुलायम सिंह के बीच में से सीबीआई ने उनको आजाद कर दिया और आज आपको लगा कि जगन रेड्डी 15 महीने के बाद में उनके ऊपर कुछ पाया नहीं कि आपने आजाद कर दिया। आप दंगों की आड़ में अपनी सत्ता में बहने रहने के लिए कई जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं और आप उसको छुपा रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जगन मोहन को 15 महीने सीबीआई ने अंदर किया, तब तो किसी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस सीबीआई से आपने कराया, डीएमके कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वंजारा ने जो चिट्ठी लिखी है गुजरात के दंगों के ऊपर, वो हर सवाल का जवाब है अपने आप में। आलोक जी, सवाल पूछना चाहता हूं। गुजरात में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। एक समाजवादी पार्टी की सरकार, एक नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। दो दंगों के अलावा अगर आप देखें, ज्यादातर दंगे 90% दंगे कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। जी। कितने लोगों को आप जानते हैं जिसको कांग्रेस ने दंगों के लिए सजा दी? नहीं, देखिए मेरे पास वो आंकड़े तो नहीं है, लेकिन वो केंद्र सरकार हमेशा इस तरह का काम करती है। और अगर मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आसाम में तो आपकी भी सरकार है, सरकार मेरी सरकार है, बिल्कुल, वहां पर भी बहुत लोगों को सजा हो गई, कितनों को एसआईटी बनी, कितने नेताओं को आपने टिकट कटवा दिया कि नहीं ये लोग हम पार्टी से निकालते हैं, इनका कम्युनल रोल था। आप बताएं, यही बता दें, सिंबॉलिक आप जेस्चर बता दें। सिंबॉलिक बता देता हूं, जगदीश टाइटलर जी का और सज्जन कुमार जी का पिछली बार आप 7,000 लोगों को मरवाएंगे, किस 7,000 लोगों को और जो लोग आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बैठे हैं और आपकी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, सोनिया गांधी के साथ बैठ के मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, आप कहते हैं कि हमने 7,000 जो लोग मरे थे उसके लिए 2 लोगों को बताया। आपने एक सवाल किया कितने लोगों को टिकट नहीं दिया, मैंने उसका जवाब दिया। दूसरी चीज एक सुमित साहब ने कही थी कि किसी एक क्लास को के ऊपर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं मुजफ्फरनगर में कौन सी क्लास के ऊपर पर्दा डालने के लिए दंगे हुए? आपको 1 मिनट, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब प्रोएक्टिव हो तो फायदा होता है। गुजरात के दंगों से एक दिन पहले रिवर्स प्रोएक्टिव है। हाँ, नहीं, यहाँ प्रोएक्टिव है दंगा करवाने के लिए, करवाने और बचाने के लिए नहीं। मैं आपको प्रोएक्टिव है, उस हम दंगाइयों को बचाने के लिए प्रोएक्टिव है, लेकिन उसको छुपाने के लिए प्रोएक्टिव है। गुजरात में आप ये देखिए, और जूनागढ़ की जनता को मैंने कहा कि दंगा होगा, शायद अगर दंगा हुआ तो हिंदू मुसलमान एक हो जाओ और होने मत दो। और मुझे खुशी है कि जूनागढ़ में दंगा नहीं हुआ। गुजरात के फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।